जब किसी व्यक्ति के अंदर धर्म की खोज की गहन आकांक्षा होती है तो कहते हैं उसका जन्म भारत में होता है, और यदि उसका जन्म किन्हीं कारणवश भारत में नहीं हो पाता है तो आध्यात्मिक ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए उसे भारत आना पड़ता है। ऐसे तमाम प्रमाण है। अगर जीसस की बात करते हैं, जॉर्ज गुरजेफ की बात करते हैं तो कहते हैं, या पीडिया पेंस्की की बात करते हैं तो पीडिया पेंस्की जॉर्ज गुरजेफ को जब ढूंढा उसने तो कहते हैं वो धर्म की खोज के लिए भारत आया था, क्योंकि उसने सुना था कि हिमालय में बहुत सारे सन्यासी रहते हैं। फिर उसे कुछ नहीं मिला यहाँ पे, तो फिर वो लौटता है फ्रांस और उसकी मुलाकात होती है जॉर्ज गुरजेफ से, जहाँ फ्रांस के कैफेटेरिया में जॉर्ज गुरजेफ अपना रेफरेंस लिख रहा था। खैर, तो अब बात आती है कि किसी मनुष्य चेतना को विकसित होने के लिए कुछ आयामों की आवश्यकता होती है, जिनमें से एक आयाम है भौतिक आयाम, दूसरा आयाम है जो अपदार्थिक आयाम है, जो इस भौतिक जगत से परे है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अभी अपने यहाँ कुछ चीज़ें कही गई, जैसे कृष्ण ने कई बार गीता में इसका डिस्कशन किया है कि यही मात्र ब्रह्मांड नहीं है, जाने कितने ब्रह्मांड रहे होंगे, जाने कितने ब्रह्मांड भविष्य में फिर बनेंगे। लेकिन अभी तक फिजिक्स इसको नहीं मानता था, क्योंकि मैं बेसिकली साइंस का छात्र रहा हूँ। मैं मेरी भाषा हमेशा विज्ञान के नज़रिए से निकला करती है। तभी एक नोबेल प्राइज विनर है सर रोजर पेनरोज, उन्हें जिस फील्ड पे नोबेल मिला है, उन्होंने यही कहा कि इस ब्रह्मांड के पहले भी एक ब्रह्मांड और था। तो जिन चीज़ों को हमारे यहाँ वैदिक युग में बहुत पहले सर्टिफाइड किया गया था, और वही चीज़ें आज नासा वाले सर्टिफाइड कर रहे हैं, उनके जो डेटा एनालिसिस है, जैसा जो कुछ भी देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमारे पास इतनी बड़ी संपदा थी, फिर भी हम लोग भिखारी की तरह जीवन क्यों गुजार रहे हैं। निश्चित है यूरोपियंस आते हैं तो, क्योंकि इंडिया की जो इमेज रही है तो सपेरों की, पंडों की ऐसी इमेज बना के रख दी गई थी। ये माना जाता था यहाँ के पास ज्ञान राशि है ही नहीं। ऐसा नहीं, यहाँ के पास अद्भुत ज्ञान राशि थी। लेकिन हुआ क्या कि अगर हम लगातार विज्ञान के फार्मूले रटते जाएं तो प्रयोग कभी पूरा नहीं हो सकता है। और वही भूल हमसे हो गई। हमने किताबें तो पढ़ी, लेकिन उन्हें कभी डिकोड करने की कोशिश नहीं की। हमने कभी उन पर प्रयोग नहीं किए। और जो प्रयोग होते हैं, मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी भीड़ में एक गौतम बुद्ध पैदा हो जाए, एक स्वामी विवेकानंद पैदा हो जाए, एक रामकृष्ण परमहंस पैदा हो जाए, तो यह कोई बड़ी बात नहीं। होना तो ये चाहिए कि कम से कम 50% अगर पॉपुलेशन उस लेवल को गेन करने में उनका कोई रिश्तेदार है अपना समय जाया करे, या 50% 25% भी उस स्थिति तक पहुंच पाएँ, शायद भारत की तस्वीर दूसरी हो। हर देश की अपनी कोर प्रॉपर्टी होती है, मुख्य संपदा। जापान की कोर प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी है, अमेरिका की कोर प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी है, ब्रिटेन की कोर प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी है। तो हमारे यहाँ की भी कुछ कोर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ की जो कोर प्रॉपर्टी है वो है चेतना जगत का अनुसंधान। चेतना जगत का अनुसंधान। यहाँ व्यक्ति कि 7 वर्ष जब मैंने दीनदयाल जी के बारे में जाना तो मेरे हाथ में एक पत्रिका आई थी, राष्ट्र धर्म नाम था उसका। मैं डीएवी के लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो खाली वक्त में कभी लाइब्रेरी जाया करता, तो राष्ट्र धर्म मेरे हाथ है। हालांकि सुना बहुत था उसके बारे में, जब देखा तो पता चला उसका प्रकाशन इन्होंने स्टार्ट किया था, दीनदयाल जी ने। हर युग में एक युग पुरुष होता है। अगर हम बात करते हैं त्रेता की तो पर की बात करते हैं, फिर एक युग पुरुष कृष्ण का जिक्र आता है। इसके बाद अभी जो दौर चल रहा है, तो यहाँ हम एक युग पुरुष तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे महान पुरुषों ने अपना योगदान दिया है कि अगर हम उनके बताए पद चिन्हों पर ही मात्र चल लें, उनके बताए वे को ही मात्र फॉलो कर लें। अब सवाल यह है कि हम किन्हें महापुरुष कह सकें। आई डोंट से एवन ए नोबल पर्सन करप्ट टू द करप्ट पॉलिटिशियंस। नेताओं को महापुरुष नहीं कह सकता। ये हो सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत व्यू हो, सबका व्यू नहीं हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कुछ ऐसी चेतनाएं जरूर समय समय पे हमारे यहाँ महान दार्शनिक पैदा होते रहे हैं। यदि उनको हमने 1% भी समझा होता, मैं फॉलो करने को नहीं कहता हूँ, फॉलो तो एक अंधभक्ति है कि आँख मूंद के चलते जाओ किसी लीग पे। और जब सवाल आता है राजनीति का, तो राजनीति का जो स्वरूप होना चाहिए,